नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने भारत की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग 300 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव जमाए रखा। तो चलिए आज के इस सफर में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक मुगलों ने भारत के प्रशासन, संस्कृति और वास्तुकला पर वो गहरी छाप छोड़ी जो आज भी हमें अपने चारों तरफ दिखाई देती है। अब इस साम्राज्य के विशाल पैमाने को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई की उस जबरदस्त शुरुआत से लेकर 1556 में अकबर के शासन का वो अहम दौर, 1632 में दुनिया के अजूबे ताजमहल का निर्माण, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और फिर अंततः 1857 में इस विशाल साम्राज्य का पतन। सच कहूं तो ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक के उठने, चरम पर पहुंचने और फिर बिखर जाने की एक महाकाव्य जैसी कहानी है। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का स्ट्रक्चर बहुत ही सीधा है। हम इस पूरे 300 साल के इतिहास को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मुगल साम्राज्य का उदय। दूसरा, उनके महान शासक। तीसरा, प्रशासन और संस्कृति। चौथा, वास्तुकला का स्वर्ण युग। और आखिर में इस साम्राज्य का पतन। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मुगल साम्राज्य का उदय। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मध्य एशिया के फरगना से, जहां के शासक बाबर ने भारत में इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। 1526 का साल मुगल इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और इसी एक जीत ने भारत में मुगलों की एंट्री फिक्स कर दी। इसके ठीक एक साल बाद 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ बाबर की जीत ने मुगल वर्चस्व को और भी मजबूत कर दिया। ये सिर्फ आम लड़ाइयां नहीं थीं, ये वो मजबूत नींव थी जिस पर आने वाली सदियों का इतिहास टिका था। लेकिन रुकिए, ये सफर इतना भी आसान नहीं था। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों दिल्ली की गद्दी गंवानी पड़ी। मुगलों का शासन कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक सा गया था। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसी छोटे से अंतराल में शेर शाह सूरी ने भारत को ग्रैंड ट्रंक रोड, एक बेहतरीन डाक व्यवस्था और मुद्रा सुधार जैसी कई कमाल की चीजें दी। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हुमायूं ने हार नहीं मानी और कुछ समय बाद पलटवार करते हुए दिल्ली का सिंहासन वापस हासिल कर लिया। और यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, महान मुगल शासक, वो पीढ़ी जिसने इस साम्राज्य को सच में बुलंदियों पर पहुंचाया। इतिहास में जब भी महान शब्द का इस्तेमाल होता है तो अकबर का नाम जरूर आता है। 1556 से 1605 तक के अपने शासनकाल में अकबर ने न सिर्फ साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया, बल्कि अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति से सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश भी की। उनके समय में कला और संस्कृति का जो विकास हुआ वो सच में बेमिसाल है। और उनके दरबार के वो मशहूर नवरत्न, जिनमें बीरबल की तेज बुद्धि और तानसेन का जादुई संगीत शामिल था, वो इसी शानदार और बौद्धिक दौर की कहानी कहते हैं। अकबर के समय की एक और बेहद दिलचस्प बात है दीन-ए-इलाही। ये कोई आम धर्म नहीं था, बल्कि अकबर द्वारा शुरू किया गया एक बिल्कुल नया और कई मान्यताओं का मिला जुला एक विचार था। ये कदम सीधे तौर पर अकबर की उस दूरदर्शी नीति को दिखाता है जहां वो अपने इतने बड़े और विविध साम्राज्य के लोगों के बीच एकता और तालमेल बैठाना चाहते थे। अकबर के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे जहांगीर ने। जहांगीर को एक न्यायप्रिय शासक माना जाता था और उन्होंने मुगल चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया। लेकिन इस दौर की एक और बहुत ही शक्तिशाली शख्सियत थी उनकी पत्नी नूरजहां। शाही राजनीति और फैसलों में नूरजहां का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उन्हें मुगल इतिहास की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिना जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, प्रशासन और संस्कृति। तो जरा सोचिए, इतने विशाल साम्राज्यों को आखिर चलाया कैसे जाता होगा। लाखों लोगों और इतने बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल रखना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण था मनसबदारी प्रथा। ये मुगल सैन्य और नागरिक प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। हर अधिकारी को सेना और प्रशासन संभालने के लिए एक रैंक यानी मनसब दिया जाता था। इसी बेहद व्यवस्थित सिस्टम ने मुगलों को इतनी बड़ी सेना और कुशल प्रशासन बनाए रखने में मदद की। और हाँ,
कोई भी प्रशासन बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के तो चल नहीं सकता। यहीं पर टोडरमल की राजस्व नीति सामने आती है। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसे किसानों से बहुत ही कुशलता से टैक्स वसूलने के लिए डिजाइन किया गया था। इस नीति ने खेती पर आधारित उस समय की इकोनॉमी को गजब की स्टेबिलिटी दी। जब अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो कलाओं को भी फलने फूलने का मौका मिला, और यहीं से जन्म हुआ एक शानदार सांस्कृतिक संगम का। मुगल चित्रकला को ही देख लीजिए, ये पारसी और भारतीय शैलियों का कितना खूबसूरत ब्लेंड है। संगीत की दुनिया में तो तानसेन जैसे दिग्गजों ने जो सुर छेड़े, वो आज तक भारतीय शास्त्रीय संगीत का अहम हिस्सा हैं। कला, साहित्य और भाषा का जो विकास इस दौर में हुआ, उसने भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक पहचान को हमेशा के लिए एक नया रूप दे दिया। अब हम बढ़ रहे हैं भाग 4 की तरफ, वास्तुकला का स्वर्ण युग। एक ऐसा दौर जिसने हमें हमारी पहचान से जुड़ी कई इमारतें दी। 1628 से 1658 तक का शाहजहां का शासनकाल, इस दौर को मुगल वास्तुकला या आर्किटेक्चर का पूर्ण शिखर और स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां का नजरिया ऐसा था जो ईंट और पत्थरों को सिर्फ जोड़ता नहीं था, बल्कि उनमें एक भव्यता, एक जान डाल देता था। वास्तुकला के प्रति उनका ये प्रेम ही इस साम्राज्य की सबसे स्थायी विरासत साबित हुआ। हम किन इमारतों की बात कर रहे हैं? मुमताज महल की याद में बनवाया गया वो बेमिसाल ताज महल, जो आज विश्व के 7 अजूबों में से एक है। दिल्ली का विशाल लाल किला, शान से खड़ी जामा मस्जिद और अकबर द्वारा बसाया गया पूरा का पूरा शहर फतेहपुर सीकरी, ये भव्य संरचनाएं आज भी बिल्कुल शान से खड़ी हैं और उस युग की महानता की गवाही देती हैं। लेकिन अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, भाग 5, पतन और अंतिम सम्राट। हर उत्कर्ष के बाद एक पतन का दौर भी आता है। औरंगजेब के शासनकाल को देखें तो 1658 से 1707 तक उनका शासन मुगलों के इतिहास में सबसे लंबा रहा, और इसी दौरान साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार भी हुआ। लेकिन जैसा कि ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं, उनकी कठोर धार्मिक नीतियों और लगातार चलने वाले युद्धों ने प्रांतीय विद्रोहों को जन्म दिया और खजाने को खाली कर दिया। और सच कहें तो यहीं से इस विशाल साम्राज्य के बिखरने की शुरुआत हो गई थी। अगर हम इन दोनों दौर को आमने सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वो स्वर्ण युग था, जहाँ एक विशाल साम्राज्य था, मजबूत प्रशासन था और अद्भुत वास्तुकला थी। वहीं दूसरी तरफ पतन के कारण सामने आने लगे। औरंगजेब के बाद आए कमजोर उत्तराधिकारी, गहराता आर्थिक संकट, मराठों का शक्तिशाली उदय और लगातार होते विदेशी आक्रमण। साम्राज्य अंदर और बाहर दोनों तरफ से टूट रहा था। और फिर आया वो साल जिसने आखिरी कील ठोकने का काम किया, 1857। 1857 का भारतीय विद्रोह। इस ऐतिहासिक विद्रोह के बाद मुगलों का शासन आधिकारिक रूप से हमेशा के लिए समाप्त हो गया, और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ ही इस 300 साल लंबे इतिहास का पन्ना हमेशा के लिए बंद हो गया। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। भले ही 1857 में मुगल शासन का अंत हो गया, लेकिन क्या उनकी वास्तुकला, कला, प्रशासन का तरीका और संस्कृति का वो मिश्रण आज भी भारत की पहचान का एक अविभाज्य हिस्सा नहीं है? इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस हमारे वर्तमान में कहीं न कहीं ढल जाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।